वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। जैसा कि मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर एमपीएस के जितने भी कोर्स अगर इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें डिस्कशन सेशंस मिल जाए तो बहुत बेहतर होने वाला है मेरे लिए। तो ऐसे ही कमेंट्स को ध्यान में रखकर आपके लिए क्लासेस शुरू की गई है। इससे पहले मैंने एक सब्जेक्ट कोड यहाँ पर कवर करा दिया है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कवर कराया आपको एमपीएस 01, है ना। और इसके अलावा एमपीएस 02 का हमने कौन सा पेपर डिस्कस किया था, दिसंबर 2021 का पेपर हमने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, डिस्कस किया था। इसके अलावा एमपीएस 02 के जो दो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बचे हुए हैं, एक आपके सामने खुला हुआ है दिसंबर 2022, उसे हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ जून 2022 का जो पेपर है उसे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। साथ साथ जून 2023 का जो इसी साल का पेपर है, इसके लिए हम एक नई सीरीज जरूर लेकर आएंगे जिसमें हम केवल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इसी साल का जून 2023 का हर सब्जेक्ट कोड का। तो आप घबराए नहीं। आज के क्वेश्चन पेपर की हम बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर आप देख ही पा रहे हैं, सब्जेक्ट कोड है एमपीएस 02, नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या समस्याएं आती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने में और क्या सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के होते हैं। दिसंबर 2022 का क्या है, ये पेपर है। और आपको पता ही है, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो एमए की डिग्री कर रहे हैं, किससे, पॉलिटिकल साइंस से, इग्नू से पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए देखिए, 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। कितने घंटे का, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 100 नंबर का आपका ये पेपर है। 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। हर भाग में से कम 2 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न को आपको यहाँ पर 500 शब्दों में क्या करना है दोस्तों, अटेम्प्ट करना है। 500 शब्दों की बात करें, अब आपको पता है इग्नू में एक्स्ट्रा सीट तो मिलती नहीं है, तो जितनी सीट उसमें मिलेगी उसी में आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देने पड़ेंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, क्या ये इंपोर्टेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें बहुत से दृष्टिकोण आते हैं। उनमें से नव उदारवादी दृष्टिकोण मोस्ट इंपोर्टेंट दृष्टिकोण है। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं तो नव उदारवादी दृष्टिकोण आपसे बार बार पूछा जाता है। ऐसे उदारवादी भी है, एक मार्क्सवादी भी है, एक संरचनावादी भी है और एक आपका नव उदारवादी भी है। ये जितने भी दृष्टिकोण है, इनमें से एक दृष्टिकोण पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट से पूछा गया क्या है, सीधा सा सवाल है। अगली बात करते हैं, मानवतावादी के रूप में महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी जो है ह्यूमैनिज्म को मानते थे, मानवतावाद को मानते थे। तो इसके रूप में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन का अंतर बताइए। आपको क्या करना, तुलना करनी है। आपको पता है महात्मा गांधी भी किसको मानते थे, मानवतावाद को, और रविंद्रनाथ टैगोर भी किसको मानते थे, मानवतावाद को, जिसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, ह्यूमैनिज्म कहते हैं। तो इन दोनों में आपको अंतर करना है कि महात्मा गांधी मानवतावाद के बारे में क्या सोचते थे और आपके रविंद्रनाथ टैगोर मानवतावाद के बारे में क्या सोचते थे। हालांकि मानवतावाद होता क्या, अगर सरल शब्दों में हम कहें तो ह्यूमैनिज्म यानी मानव की भलाई के लिए काम करना क्या कहलाता है, आपका मानवतावाद कहलाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शीत युद्ध के दौरान आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रीय राज्य ने जिन मुख्य चुनौतियों का सामना किया उनकी चर्चा कीजिए। अब ये राष्ट्रीय राज्य का मतलब यहाँ पर किसको इंडिकेट करना चाह रहा है, यूएनओ क्या करना चाह रहा है दोस्तों, इंडिकेट करना चाह रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देशों ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया। भाई सबसे बड़ी चुनौती तो शीत युद्ध के दौरान यही थी कि पूरा विश्व दो खेमों में, दो गुटों में बट रहा था, तो सैनिक गुटों में बट रहा था। एक तरफ नाटो तो दूसरी तरफ वार्ता संधि हो रही थी। तो पूरे विश्व के देशों पर प्रेशर था वो किसी एक गुट में शामिल हो, चाहे जबरदस्ती हो, चाहे साम दाम दंडभेद कैसे भी हो, पर वो किसी न किसी गुट में शामिल हो। और जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए वो कहाँ शामिल हुए दोस्तों, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। चलिए अविकसित देशों में असमानताओं की चुनौतियों का सामना करने में आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भूमिका आपको बतानी है ना। इसको एक्सप्लेन करना है आपको और इसको एक्सप्लेन करना है। और ध्यान में क्या रखना है कि अविकसित जो देश होते हैं यानी कि जो गरीब देश होते हैं उनकी कैसे ये देश सहायता करते हैं, ये आपको बताने है। गरीब देशों की कैसे दोनों संगठन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आपको पता है लोन वगैरह देते हैं, अनुदान देते हैं, कई बार कम ब्याज पर क्या देते हैं, लोन देते हैं, सहायता करते हैं विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज कल्याण में। इन सब में इनका काम होता है दोनों संगठन का। ये मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्लास में। नेक्स्ट कोड की बात करते हैं। विकास और पर्यावरण की समस्याओं के बीच आपको क्या करना है, संबंधों की व्याख्या करनी है कि विकास में और पर्यावरण के बीच में क्या समस्याएं उभरती हैं, है ना। आपको पता है भाई पर्यावरण के लिए खतरा कहां से पैदा हुआ है, विकास के कारण खतरा महसूस हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने विकास के कारण क्या किया है, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी और उन फैक्ट्रियों का गंदा पानी कहाँ जाता है, गंगा जैसी साफ नदियों में जाता है। तो ये विकास डेवलपमेंट ही है जो हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो उसी संबंधों को आपको एग्जांपल पे एग्जांपल देकर यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हो गया।
आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर निबंध लिखिए। भाई आतंकवाद के खिलाफ आपको पता है वैश्विक लड़ाई इस समय चल रही है और इस लड़ाई में सबसे आगे जो अग्रिम आपका क्या है अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो यूएनओ है और सबसे अग्रिम देशों में माना जाता है यूएसए, जिसने 4 अभियान अभी तक चलाए किसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, जिसमें आपने सुना होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये 4 ऑपरेशन अभी तक अमेरिका चला चुका है किसके खिलाफ, आपका आतंकवाद के खिलाफ। ये बात आपको याद रखनी है। अंतरराष्ट्रीय निर्भरता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भाई आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं ये क्या करती हैं, पूरे विश्व को किसी एक देश पर निर्भर बना सकती हैं। जैसे आज के समय में पूरा विश्व अमेरिका पे क्या है, निर्भर है, तो यही प्रभाव पड़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अमेरिका सबसे आगे इसी चीज में है। क्लियर, चलिए ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म है ना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये इसका अर्थ आपको बताना है, राज्यों की संप्रभुता पर इसका प्रभाव आपको बताना है। कुल मिलाकर ये इंडिकेट करना चाह रहा है आपको वैश्वीकरण के प्रभाव, और वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म है यानी कि आपका निगमवाद है, ये वैश्वीकरण के देन है और आपको यहाँ पर बताना है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। क्या बताने हैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताने वैश्वीकरण के आपको राजनीतिक प्रभाव। तो उम्मीद है ये एक क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया आपको पसंद आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं इसी क्लास में, ताकि हम कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर सके, चर्चा कर सके। एक बार देख लेते हैं, अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके अभी यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद हम अपने अलग क्वेश्चन पे आएंगे। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने किन चुनौतियों का सामना किया। अब अमेरिका के सामने चुनौतियां हालांकि कम हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सी चुनौतियां ऐसी थी क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस को मिल चुका था, तो अब रूस एक नई चुनौती के रूप में उभर के सामने आया। शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस अर्थ में अपने पूर्ववर्ती चरणों से भिन्न थी, भिन्न तो थी, कारण क्या, शीत युद्ध जब समाप्त हुआ 1991 में, तो विश्व के विकासशील देश भी वैश्वीकरण को अपनाने लगे। जैसे भारत ने 1991 में क्या किया, आर्थिक सुधार किए थे दोस्तों। कौन से सुधार किए थे, आप कहेंगे सर आर्थिक सुधार किए थे, और इन आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बनाई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसके अंदर एलपीजी कार्यक्रम अपनाया, जिसमें जी का मतलब क्या था, जिसमें जी का मतलब था आपका वैश्वीकरण। तो भारत ने भी वैश्वीकरण कब अपनाया, 1991 में, इसलिए अलग था। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब आपके सामने खुलेगा दूसरा क्वेश्चन पेपर। आपको जिस भी सब्जेक्ट कोड के क्वेश्चन पेपर और कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए, आप इस चैनल से जरूर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और एक बात आप याद रखिए, आपके हर सब्जेक्ट कोड पे आपको हेल्प मिलेगी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट कोड को केवल क्या कीजिए, मैच करने की कोशिश कीजिए। डन दोस्तों, देखिए ये है आपका एमपीएस 002, इसका कौन सा पेपर है, ये है आपका जून 2022 का पेपर, 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का पेपर। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए थे, 5 शब्दों में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख अवधारणाएं बतानी है आपको, क्या बतानी है, प्रमुख अवधारणाएं, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर मेन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कौन सा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अभी कौन सा पूछा था, नव उदारवादी दृष्टिकोण, अब की बार पूछ लिया मार्क्सवादी। अविकसितता की केंद्रीय परिधि मॉडल का सिद्धांत, अविकसितता यानी कि गरीबी का जो केंद्रीय परिधि मॉडल है, इस सिद्धांत की क्या करनी है आपको यहाँ पर व्याख्या कर देनी है। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत क्या है। इस पेपर में ज्यादातर सिद्धांत के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, लेकिन ये वाला सिद्धांत कहाँ पे पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, ये सिद्धांत है आपका गरीबी को लेकर। 2 सिद्धांत के क्वेश्चन आ जाने का मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या रहा है, टिपिकल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट क्लास में कराए जाएंगे। डन दोस्तों, अब बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए इतने टिपिकल क्वेश्चन के बाद आ गया ना हलवा क्वेश्चन, कौन सा, वैश्वीकरण पर निबंध लिखो। अब वैश्वीकरण पर तो आप इतना बड़ा लिख सकते हो, पहले वर्ल्ड लेवल में वैश्वीकरण बताओ, वैश्वीकरण के कारण बताओ, वैश्वीकरण के आयाम बता दो, कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वैश्वीकरण होता है, ये सब आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर, आसान क्वेश्चन आ गया, हलवा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, बदली हुई विश्व व्यवस्था। अब बदलती विश्व व्यवस्था में आपको पता ही अमेरिका प्रधान बन चुका है और बड़े संगठन के रूप में यूएनओ क्या हो गया, सामने आ गया। यही है आपकी क्या, बदली हुई विश्व व्यवस्था। शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन को आम भाषा में आप कह सकते हैं अवरोध की स्थिति, जब 2 देशों में क्या हो, एक जैसी शक्ति हो। ये बिल्कुल ऐसा सा है, 2 लोगों के पास इतनी पावर है कि अगर एक दूसरे को चाटा मारता है तो दूसरा पहले को चाटा मार सकता है। इसे शक्ति का संतुलन कहते हैं, आप कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा, न्याय क्या होता है, अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, आप इसे जरूर पढ़ें कि न्याय अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कौन कराता है, यही कराते हैं 2 देश, यूएसओ कह रहा हूं, यूएसए और आपका यूएनओ, याद रहेगा दोस्तों।
सामाजिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपको बतानी है। गैर सरकारी संगठनों में आप बता सकते हैं ग्रीन पीस का नाम आप ले सकते हैं, आप बता सकते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच आप बता सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये सारे एनजीओ हैं, ज्यादातर इसमें अमेरिका के एनजीओ है जो सामाजिक विकास में वर्ल्ड लेवल पे मदद करती है। ये सारी एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे। शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, शीत युद्ध के बाद की बात हो रही है, यानी कि कुल मिला के बात हो रही है 1991 के बाद की। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चीन ने क्या भूमिका निभाई, एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन कैसे उभर के सामने आया, एक आर्थिक शक्ति इकोनॉमिकल पावर के रूप में चीन कैसे उभर के सामने आया, ये आपको यहाँ पर बताना है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीक की भूमिका आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर रिपीट। ये मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करती है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस पर कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।